मेरा नाम अंशिका है। मैं आज से अपनी ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस बनाऊँगी एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11th-12th की ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के साथ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से एंड मैं सीधा जंप करूँगी पॉलिटिकल साइंस 11th की पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करके और 12th की पॉलिटिकल साइंस पे, क्योंकि हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है और वो आपकी वो बनी रहे और टूटे ना और आपको सब चीज़ें याद रहें इसीलिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो पहली बुक है पॉलिटिकल साइंस की 11th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल थ्योरी, उसका पहला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ कि जो पॉलिटिकल ये जो मैं चैप्टर है ना हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर बहुत ही ये चैप्टर जो है ये बेस है आपका। जो भी आने वाले चैप्टर्स रहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में, इस वाली बुक में, आपकी पहली बुक में, ये उनका एक आईना है, ये मिरर दिखा रहा है आपको कि कैसे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, ये आपका बेस बना रहा है। ओके, तो ये इसमें मैं बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे वो मैं लाइन बाय लाइन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, बट ये वाला जो सिर्फ पहला चैप्टर है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, याद वो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बट मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करूंगी जो हमारे इस चैप्टर के हैं, पहले चैप्टर के हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट मैं आपको सिर्फ नोट्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं और ये जो आपके सारे ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको मैं एक एक करके नहीं, पर मैं इनसे आपको पढ़ाऊंगी और सारा कवर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पैराग्राफ जो हम समझने वाले हैं वो हमारे एकदम, आप देख सकते हैं ये पहला पेज है, देन ये आपका जो सेकंड पेज है, इसका जो ये वाला पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं? तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट्स में ये बोला गया है कि जो इंसान है वो एक ऐसे स्पीसीज है, इकलौते ऐसे स्पीसीज हैं इस पूरी दुनिया में जो जिनके पास टेंडेंसी है किसी भी बात को रीजन करने के लिए, अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे आप अपनी बात पे देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है, अपने एक्शंस को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि क्या वो सही था या गलत था। फिर आप लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी उस एबिलिटी से आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने डिजायर एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, क्या सही है क्या डिजायरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी आखिर करता क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी जो ये कुछ 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आपके। हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड? व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? हमें सरकार क्यों चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? किस तरह की सरकार चाहिए? और क्या कानून कहीं ना कहीं हमारा फ्रीडम, हमारी आजादी लिमिट करता है? डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स? स्टेट अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकता है? हम एक नागरिक हैं, एक दूसरे जो एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स? तो ये सारे क्वेश्चंस को पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करता है, स्टडी करता है। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये जितने भी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं हमारी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबको स्टडी करता है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वैल्यू। इनकी जो भी मीनिंग है, इनकी इम्पोर्टेंस है आज के जमाने के लिए और कल पहले भी इनमें क्या इनकी जो है इमेज रही है, उन सबको ये एक्सप्लेन करता है। इट क्लैरिफाइज देयर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन बाय फोकसिंग ऑन मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये क्लैरिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को, जो इनकी डेफिनेशंस है। ठीक है, पहले के थिंकर्स क्या सोचते थे इन डेफिनेशंस के बारे में और उनको कैसे अप्लाई किया गया, और आज के थिंकर्स कैसे सोचते हैं इन इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो उन सारे डेफिनेशंस को ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज हाउ डज पॉलिटिकल थ्योरी रिलेट टू एवरीडे लाइफ?
पॉलिटिकल थ्योरी हम समझ गए, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई होता है। इट एग्जामिन्स वेदर वैल्यूज जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, क्या ये सही में प्रेजेंट है हमारे स्कूल्स में, शॉप्स में, बसेस में, ट्रेन में, गवर्नमेंट ऑफिस में। और अगर हम एडवांस लेवल पे देखें तो इनकी जो करंट डेफिनेशन है क्या वो एडिक्वेट है, और अगर वो है तो क्या उनको और अच्छे से मॉडिफाई करके डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका पर्पस ये है कि हम अपने सिटीजन्स को, पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस ये है कि वो सिटीजन्स को ट्रेन करें ताकि वो अच्छे से सोच समझ के हर पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सोचे और उसको समझे, और वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो आज के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको एसेस करे और समझे और उसके हिसाब से काम करे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो आपका जो पैराग्राफ है हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज पॉलिटिक्स 1.1। लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिक्स क्या होता है? हर किसी का डिफरेंट व्यूज है पॉलिटिक्स के ऊपर। कोई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो पॉलिटिक्स में हैं वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो होती है वो पब्लिक सर्विस होती है, जिसको हम बोल सकते हैं समाज सेवा। राइट, कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स लीडर्स हैं और जो पॉलिटिक्स में हैं वो बोलते हैं कि समाज सेवा है पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स है वो एक पब्लिक सर्विस है, समाज सेवा है। और जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन और अपने खुद के पर्सनल गेन्स के लिए ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, मैनिपुलेशन करके अपने निजी जिंदगी या निजी काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो झूठे वादे करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं वोट्स लेने के लिए, एक उस पावर में आने के लिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है स्कैम्स मतलब धोखा, है ना। स्कैम्स मतलब कि गलत चीजें, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्कैम, है ना। घोटाला एक सही वर्ड है इसके लिए। घोटाला करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए या ग्रुप, अपने कोई ग्रुप के लिए, है ना। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव व्यूज हम लोगों को, आप देखोगे अपने आसपास के लोगों को देखोगे ये बात करते हुए कि बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, या फिर मैं पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहती हूँ। ऐसा बहुत सुनने को मिला होगा। तो ये बोल रहा है, तो ये पूरा पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि पॉलिटिक्स का एक पॉजिटिव तो हमें दिखा, लेकिन कुछ बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। तो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखा जाता है, पॉलिटिक्स को बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखा जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो और फिर बोल रहा है कि जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, सिनेमा स्टार्स हैं, वो लोग भी पॉलिटिक्स की कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा फायदा भी उसी से लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर आर कंफ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, कि क्या पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि इसको अवॉइड किया जाए, या फिर एक बहुत ही जरूरत चीज जिसको हम जिसको दुनिया जो हेल्प करेगा एक सही सोसाइटी बनाने के लिए, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो इट्स लाइक अ स्नेक कॉइल्स, जहाँ पे कहीं आप एस्केप ही नहीं कर सकते, आपको उसको सामना करना पड़ेगा, उस चीज का सामना करना पड़ेगा और बेहतर बनाना पड़ेगा। हर सोसाइटी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से है। जैसे आपकी सोसाइटी, वहां पे कलेक्टिव डिसीजन जैसे हो गया कि कोई मेंटेनेंस देना, कुछ करना, तो वहां पे तो उसमें भी तो आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं ना कि पार्क कैसे बनना चाहिए, या फिर सड़कें ठीक होनी चाहिए, ताकि पार्क अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे ठीक से खेल सके, है ना। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर थिंग्स, है ना। तो उस तरह से आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हो ना, आप एक साथ में मिलकर डिसीजन लेते हो कि आपको ये चीज करनी चाहिए ताकि आपकी पूरी समाज, आपके जो आसपास के जो लोग हैं उन सबका भला हो, राइट। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारा परिवार है, ट्राइब्स है, इकोनॉमिक सिस्टम्स है, ये लोगों के जो भी नीड्स हैं और कैसे हमें एक साथ रहना चाहिए उन सबको फुलफिल करता है। उसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गवर्नमेंट्स इन पॉलिटिक्स, तो गवर्नमेंट्स कुछ बहुत सारे की पॉलिसीज हैं उन पर डिसाइड करते हैं। ये तो 3 ही दिए हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी जैसे कि इंडिया है और कोई फॉरेन कंट्री है, एग्जांपल ले लेते हैं जापान, है ना। इनके जो
इनके बीच में जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे हैं कि इंडिया से जापान भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, जापान से इंडिया में आते हैं लोग घूमने, लोग पढ़ने, है ना, काम करने, है ना। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी, उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी डेवलप होती है, उससे भी अच्छे से काम हो पाता है ना। तो फॉरेन पॉलिसी हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमें कोई देश आने जाने से ना रोके, हम लोग के पास पूरा फ्रीडम हो कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंस एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ सरकार, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। एजुकेशन पॉलिसी की भी अगर आप बात कर लो, एजुकेशन पॉलिसी में जैसे अगर आपका सिलेबस है, आपका किस टाइप की एग्जाम पैटर्न्स होगा, एग्जाम कब लिए जाएंगे, या फिर किस तरह से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर्स एंड इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो डिसीजन है ये हमारी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है सही काम नहीं करती है और वो सही काम ना करने की वजह से वायलेंस हो, फिर उसका स्कूल बंद हो जाए, आपके रोज जो आप काम करते हैं उसमें आपके अड़ंग आ जाए, तो वो गलत होगा। स्कूल बंद होंगे तो आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपके पेरेंट्स को अलग से फी भरनी पड़ेगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस which has to be avoided by the government, है ना। Conversely, good government policies can improve education and employment opportunity. अच्छी सरकार है तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी चीजें को लेके सही होगा और एक संतुलन बना रहेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में जो है पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होता है, राइट। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे, बिकॉज गवर्नमेंट डिसीजंस डीपली अफेक्ट पीपल लाइव्स, पीपल टेक इंटरेस्ट इन देम। तो क्योंकि जो भी सरकार के डिसीजन है वो लोगों की जिंदगी में डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो लोग वो उसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। और उस चीज की हमें राइट भी दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करें, हम उनको, गवर्नमेंट को अपने डिसीजन चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करें, उनको बताएं कि क्या गलत है क्या सही है ना। तो ये आपका पूरा पूरा अधिकार है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कि हम अपना प्रोटेस्ट करें अगर हमें सरकार की कोई बात सही लगी है नहीं लगी है, कोई पॉलिसी सही लगी या नहीं लगी। ओके, कोई इन्होंने जो कानून बनाया वो सही है या गलत है, ये आपके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि आप ही हो जिसने उनको उस अधिकार के लायक बनाया है कि उन्होंने पॉलिसी बनाई हमारे लिए। यू आर द वन हु वोटेड देम and that's why they are there, that's why they're sitting on that chair. Okay, so you always remember that you have all the right, it's your constitutional right to demand, to protest. Okay, they discuss and debate political actions, corruption, reservations, elections and more. मैंने बताया वही, हर चीज को डिस्कस करो, डिबेट करो, गवर्नमेंट के साथ करो, करप्शन के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में। दिस एंगेजमेंट शोज पीपल एफर्ट्स टू फाइंड ऑर्डर इन chaos एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी। ये एंगेजमेंट दिखाता है लोगों की जो भी एफर्ट है ताकि वो इन सारे सब झमेलों में सही तरीके से समाज को बनाने की मदद करे, है ना। नेक्स्ट इज 1.2, दैट इज ये वाला हमारा, ये व्हाई व्हाट डू वी स्टडी इन, हम पढ़ते क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में। ओके, society shows movement, development, changes. Beneath this, certain values and principles inspire people and guide policy. Examples include democracy, freedom and equality. तो जो सोसाइटी है वो हमारी एवर चेंजिंग है ना, उसमें हर तरीके के बदलाव आते हैं, मूवमेंट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स आते हैं। तो इसी में जो भी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं वो ही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जैसे कि हमारे डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये गाइड करते हैं हमारी सरकार को हमारे लिए जितने भी पॉलिसीज है बनाने के लिए। ठीक है, काफी सारी कंट्रीज इन्हीं वैल्यूज को लेके अपना संविधान बनाए हैं, जैसे हमारे भारत ने भी बनाया है और बाकी अमेरिका जैसे देश ने भी बनाया है। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, ये जितने भी आइडियाज जो हम देखते हैं ना आज, ये सारे डिस्कस किए गए हैं, डिबेट किए गए हैं ग्रेट थिंकर्स के द्वारा, जैसे कि कौटिल्य हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए 5th सेंचुरी BC में। मॉडर्न थिंकर्स जैसे रूसो हैं, who argued for freedom as a fundamental human right. रूसो जी ने बोला कि जो फ्रीडम है वो हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। रूसो जी ने कहा कि जो हमारा फ्रीडम है दैट इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, ही वाज अ ग्रेट कम्युनिस्ट, और तो उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि जो इक्वालिटी है वो फ्रीडम के हाथ
हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जेन्युइन फ्रीडम मतलब स्वराज, मतलब कंप्लीट स्वराज, मतलब एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट, देयर इज नो अथॉरिटी अबव, एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द कंट्री, जब ये 1947 की बात है, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लड़ाई की। he is one of the greatest people of this country. He is one of the greatest political thinkers of this country. These ideas are reflected in the Indian Constitution, especially in preamble, freedom and equality, the chapter abolishing untouchability, director principles inspired by Gandhian thought. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही सारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट किया गया है, किस किस के द्वारा, प्रियम्बल के द्वारा, फ्रीडम इक्वालिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी के द्वारा, डायरेक्टर प्रिंसिपल जो गांधीनियन थॉट से इंस्पायर्ड है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी बस आप देख लो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या स्कोप है? पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडियाज और प्रिंसिपल को स्टडी करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सरकार और हमारे सोशल लाइफ को बनाने में मदद करता है, अच्छे से बैलेंस रखने में मदद करता है। इट क्लैरिफाइज कॉन्सेप्ट्स, ये उन कॉन्सेप्ट को समझाता है जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। और ये बाकी भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इन सारे प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लोर करता है। सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें, इसका बहुत ही एक मेजर चैप्टर आने वाला है आगे वाले चैप्टर्स में, और हमारा एग्जीक्यूटिव, तो इन सब के बारे में भी पॉलिटिकल थ्योरी बात करता है। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पहले के जो थिंकर्स रहे होंगे और आज के भी थिंकर्स, उन सबकी जो भी आइडियाज रहे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके उनको उन सब चीजों से इंस्पायर होके और फिर आगे के लिए काम होता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट्स ऑन करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आइडियाज ऑफ थिंकर्स लाइक रूसो, मार्क्स, गांधी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस है, वो जैसे अभी जो भी, क्योंकि सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, हाँ, हर कोई चीज उसी समय में नहीं रहती है। तो उन्हीं सब चीजों को देख के, अभी के पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को देख के, जो भी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं और आगे जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए हर चीज को देखता है। और फिर जो आइडियाज है हमारे रूसो के से प्रभावित, मार्क्स जी से, गांधी जी से, ये सब आज भी हमारे पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी। तो कह रहे हैं कि ये किस तरीके के एग्जांपल्स हैं और हम अपने रोज की लाइफ में कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, आपको फ्रीडम, मतलब कि यू हैव फ्रीडम। अबॉलिशिंग एक्ट, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करना, दैट इज कि आप हर किसी को समानता से देख रहे हो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब आप जस्टिस, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स, मतलब माइनॉरिटी राइट्स, जो लोग कम है उनके राइट्स की बात कर रहे हैं। फॉरेनर्स नॉट वोटिंग, मतलब कि अगर आप until unless you are the citizen of this country, then only you can vote, but अगर आप नहीं हो तो नहीं कर सकते। नो सेंसरशिप ऑफ मीडिया, जो भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, जो न्यूज हमें देते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है अपने जो भी थॉट्स हैं, अपने जो हमारे कंट्री में जो हो रहा है उसको लेके अपना एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। नोबडी, आई मीन, देयर हैज टू बी some kind of freedom to them to express what are the opinions of the people and what are the voices of the people, okay। student consultation in school level, जैसे कि participation हो गया, democracy हो गया, joining Republic Day celebration, nationalism, patriotism। challenges to freedom and equality, हमारे
इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्रीडम और इक्वालिटी जो है वो आई नहीं है पूरी पूरी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज भी सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी हमें इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद हमारे देश में बहुत ज्यादा है, आज भी है। 2025 आ गया है, हम अभी मई में हैं, लेकिन तभी भी हमारे यहाँ पे खूब सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत ज्यादा गरीबी भी है। सम हैव प्रिविलेज पोजीशन, कुछ लोगों के पास बहुत प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि आपके पास है, मेरे पास है, कि हम कपड़े पहन सकते हैं, हम इंटरनेट देख सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये सारी बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है, जो कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बेसिक नेसेसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, ये सब जो है ना, ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज होती है जो सबके पास होनी चाहिए, जिसको अचीव करने के लिए टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली अचीव होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इवॉल्व थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड न्यू लॉज। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो इवॉल्व होते रहते हैं, जैसे जैसे आगे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, हमारे जितने भी लॉज जो भी आते हैं उन सब से लेके, अब जैसे मतलब लॉट ऑफ थिंग, जैसे पहले डॉटर्स को राइट नहीं था उनके फादर्स की प्रॉपर्टी में, अब आ गया है। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ का एग्जांपल लिया है मैंने, आपको डॉटर्स का राइट बता दिया। पहले उनका डॉटर्स को प्रॉपर्टी राइट्स में नहीं, उनके अपने पिताजी की अपनी उनकी जो भी संपत्ति होती थी उसमें कोई हक नहीं था, अब है बेटों के जैसे है, वो भी प्रॉपर्टी के उतने उतने हकदार हैं जितने बेटे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। सोसाइटीज अपने हिसाब से जैसे जैसे जो भी चैलेंजेस आते हैं वो वैसे वैसे अपने राइट्स को उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविज्म बट ऑल्सो पोज रिस्क, टेररिज्म, प्राइवेसी इशू। ग्लोबल कम्युनिकेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हर कंट्री अपने आप से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ टेररिज्म, प्राइवेसी इशू को भी प्रमोट करता है। ऑनलाइन कॉमर्स रेज कंसर्न्स अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। ऑनलाइन कॉमर्स मतलब जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी यूज करते हैं तो वो हमारा डेटा जो भी हम यूज कर रहे हैं और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है जिसमें सरकार को ध्यान रखना है कि हर कोई सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, किसी के साथ कोई गलत चीज ना हो। देयर आर डिबेट्स अबाउट हाउ मच फ्रीडम, बहुत अभी आपने देखा होगा, अभी वो बिल है, अभी वो पास नहीं हुआ है, एक्ट बन के नहीं हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग बिल। तो देयर आर डिबेट्स अबाउट हाउ मच फ्रीडम शुड बी अलाउड एंड हु शुड रेगुलेट इट, गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज। तो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो भी आप लोग रहते हो तो उसमें आप लोगों को कितना फ्रीडम होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, और किसे वो रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए या प्राइवेट बॉडीज को करना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स एनालाइज एंड आंसर दीज। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। ठीक है, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। ओके, this section focuses on one aspect of political theory, understanding the origin, meaning and significance of key political ideas such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism। तो ये जो सेक्शन है ना, ये पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, ये जो भी हमारे फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप के जो ओरिजिन है, मीनिंग है, इनकी जो भी सिग्निफिकेंस है, इनकी उन सबको एक्सप्लेन करता है। जो ये कुछ डिबेटिंग पॉलिटिकल टॉपिक्स जो हम पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका, हमें क्यों चाहिए, तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं दे प्रोवाइड मल्टीपल डाइवर्स डेफिनेशन फॉर कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, बिकॉज दीज कंसर्न ह्यूमन रिलेशनशिप्स which involve many opinions unlike fixed definition in mathematics। तो ये एवर चेंजिंग है, ये एवर इवॉल्विंग है, तो इन सब की जो भी ओपिनियंस है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो मैथ्स है उसका जैसे बिल्कुल फिक्स डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स की कोई और डेफिनेशन नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला रहेगा और वो चेंज नहीं हो सकता। 2+2 4 है तो 2+2 4 ही होगा, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं होता। हर चीज कहीं ना कहीं इवॉल्व होती रहती है, ओपिनियंस बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी इन डेली लाइफ, अब यहाँ पे इक्वालिटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं डेली लाइफ में। पीपल ऑफन डिसलाइक क्यू जंपर्स बिकॉज एवरीवन वांट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव सर्विसेज लाइक इन शॉप्स और गवर्नमेंट ऑफिस।
तो आपने देखा होगा कि आप कहीं किसी जगह पे लाइन बैंक में कहीं पे लाइन में लगे हैं, आप बहुत देर से लगे हैं, कोई पीछे से आया और आपके आगे आके खड़ा हो गया, तो यू विल नॉट फील गुड, यू विल फील बैड। मतलब आपको लगेगा कि मुझे भी उतना अधिकार है जितना इसको है, क्योंकि मैं तो बहुत देर से आई हूँ या आया हूँ और वो आके आगे खड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल में आती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जो लोगों को जस्टिफाइड लगते हैं, जैसे कि एल्डरली को, डिसेबल्ड लोगों को मदद करना और उनको अपना आगे उनको ज्यादा तवज्जो देना। तो ये वाली सब चीजें हुई वो सही लगती, जस्टिफाइड लगती है। However, many poor cannot afford basic services, which reveals that mere equal opportunity is not sufficient. ऐसा हमें ये तो है, ये तो रियलिटी है कि जो गरीब लोग हैं वो बेसिक सर्विसेज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ये दर्शाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी चीजें जरूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, और जितने भी जो भी ये जो आगे का जो पॉइंट है कि प्रोएक्टिव मेजर्स टू हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप, एग्जांपल सब्सिडीज, जॉब्स एंड हेल्थ केयर, ये भी होना चाहिए। ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, वो लोग कैसे आगे अपलिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेनी चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इन पुअर फैमिलीज आर अनेबल टू अटेंड स्कूल despite the constitutional right to education. This shows that formal rights need practical support to become effective. यहीं पे बोल रहे हैं कि एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते, बल्कि उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 to 30, जो कि हमारा क्या है? फिफ्थ फंडामेंटल राइट, which is what? Cultural and educational right, है ना? तो ये है हमारे पास, तभी भी उनको वो मौका नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का। Therefore, the meaning of equality varies depending on context. तो जो ये इक्वालिटी का जो मीनिंग है ना, वो हर कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वेरी करता है। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग सच मीनिंग बाय एग्जामिनिंग एवरीडे अंडरस्टैंडिंग एंड डिबेटिंग डाइवर्स ओपिनियंस सिस्टमेटिकली। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बताता है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो क्यों है और कैसे होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी एड्रेसेस इंक्लूड इक्वालिटी, व्हेन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ, कब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इनफ है, काफी है। व्हेन इज स्पेशल ट्रीटमेंट, कब स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए और कितनी देर तक वो स्पेशल प्रोविजन जो है लास्ट करने चाहिए, और क्या जो पुअर चिल्ड्रन है उनके पास यही मौका है कि मिड डे मील इंट्रोड्यूस किया जाए तभी वो स्कूलिंग जा पाए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर एंड दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड दैट व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कसेस, एंड ये हम आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकल एंड गाइड पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल। यही सारे क्वेश्चन जो है ये सारे जो क्वेश्चंस है, these are practical and guide to what public policies are, which are related to what education, employment and social welfare. Similar analysis applies to other concepts like freedom, citizenship, rights, development, justice, nationalism, secularism, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो कि है व्हाई शुड बी स्टडी, हमें पढ़ना क्यों है पॉलिटिकल थ्योरी, पढ़ने की जरूरत क्या है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी, हु नीड्स पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी, एवरीबडी नीड्स पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिशियन नीड्स, ब्यूरोक्रेट्स नीड्स, टीचर्स नीड्स, लॉयर्स नीड्स, जजेस नीड्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एवरीबडी नीड्स दैट। ओके। रेलेवेंस टू स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को क्या रेलेवेंस है? इवन इफ वी डोंट परस्यू, अगर हम मैथ भी नहीं पढ़ते हैं तो ये पॉलिटिकल थ्योरी बहुत काम आती है हमारी जिंदगी की जो भी दौड़ है उसमें, क्योंकि ये सारी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है या जो भी डिसीजंस होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, और उससे समझ के डिस्कस करके डीपली जाके उसको देखना कि ये सही है गलत है, और फिर उसका सवाल पूछना और अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, वो पॉलिटिकल थ्योरी आपको देता है। एज फ्यूचर सिटीजंस वी विल वोट एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी आप आगे बढ़ोगे, आप अभी 16-17 के हो गए, अभी 18 के हो गए, यू विल बी एलिजिबल टू वोट, है ना? आप वोट करोगे, आप अपने
किसी जो कैंडिडेट जो होंगे उनको वोट करोगे, वो आएंगे, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपकी जो भी लाइफ में जो भी डिसीजंस होंगे। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन हेल्प अस मेक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन रेदर देन आर्बिट्री वंस। तो ये जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनको समझना हमें, ये और जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमें हेल्प करता है इन्फॉर्म रहने के लिए, रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने के लिए, है ना कि गलत चीजों पे पढ़ने के लिए। रोल ऑफ एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, जस्ट एज म्यूजिशियन परफॉर्म बेटर फॉर अ नॉलेजेबल ऑडियंस, गुड पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन एजुकेटेड विजिलेंट सिटीजंस who can set agenda and demand accountability। तो एक सही मतलब इन्फॉर्म सिटीजन की यही परिभाषा है कि वो बहुत ही सही एजुकेटेड रहे, अपना इन्फॉर्म्ड रहे और फिर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें कि ये है तो ये नहीं है तो ये क्यों है, इस तरह से, राइट। Everyday relevance. Issues like freedom, equality, and secularism affect daily life, family, school, society. We all have biases or experience discrimination. Political theory help us reflect on these feelings and ideas, promoting moderation and understanding. हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये सारे हम इन सब चीजों में रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये सब क्या बोलते हैं, ये सब चीजें हमें देखी है हमने अपने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जो आपको सही नहीं लगी होगी, रिलेटिंग टू ओनली फ्रीडम और इक्वालिटी सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ मैं, बाकी किसी की नहीं। तो उसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करता है आपको क्रिटिकली ये सब चीजें समझने के लिए, सोचने के लिए और फिर वही चीज अप्लाई करने के लिए ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो, है ना। डेवलपिंग रीजनिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स एंजॉय डिबेट्स एंड हैव ओपिनियंस, बट पॉलिटिकल थ्योरी टीचर्स अस हाउ टू आर्ग्यू rationally, support our views with reasons and communicate effectively। आप डिबेट्स तो कितने भी कर लो, ओपिनियंस कितने भी बना लो, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी आपको इन्फॉर्म्ड रखता है, आपको फैक्चुअली करेक्ट रखता है, आप ताकि आप रीजंस के साथ किसी से बात कर सकें, अच्छे से कर सकें। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, दीज स्किल्स आर वैल्यूएबल इन टुडेज ग्लोबल इंफॉर्मेशन ड्रिवन वर्ल्ड, मेकिंग पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ। तो ये जो पूरा एकदम ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको आपकी पर्सनल और सोशल ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है अगर आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट है समझ जाओ तो, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम एंड ऑल दैट। ओके सो एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए कि मैं करके दूं या करवाऊं, सो प्लीज डू कमेंट बिलो एंड यस। सो आपने देखा होगा पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वहां पे जो है ना आपके ये कुछ इस तरह से आपको ब्लू में दिख रहे होंगे, ये बहुत सारी कन्वर्सेशंस दिख रही होंगी आपको। ये कन्वर्सेशन किन के बीच में है, वो लोग है कौन और ये डाली क्यों है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम में भी ठीक से नहीं बताया गया था एंड थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये सोक्रेट्स, प्लेटो, सेफिलस के बीच में है। सोक्रेट एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ठीक है, और जो प्लेटो थे सोक्रेट के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सोक्रेट थे ना, उन्होंने कभी भी अपनी जो भी उनकी थिंकिंग रही है, उनका जो भी उन्होंने जो भी ज्ञान दिया अपने समय में, वो कभी राइट नहीं, कभी कहीं लिखा नहीं। लेकिन प्लेटो क्योंकि उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उनसे हमें समझ में आता है कि सोक्रेट क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे, किस तरह से बात करते थे वो। और सेफिलस एक महज एक कैरेक्टर है, प्लेटो की एक बुक है द रिपब्लिक, उसमें एक कैरेक्टर है सेफिलस। तो ऐसे, तो अभी हम देखते हैं कि ये कन्वर्सेशन हुई किस बात में। ओके लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट? दिस पैराग्राफ इज अ कन्वर्सेशन फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक बुक कॉल्ड द रिपब्लिक बाय प्लेटो। तो ये जितनी भी कन्वर्सेशन जो आपके पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में दी गई है, ये जो है ये सारी कन्वर्सेशन जो है ये एक एंशिएंट बुक है द रिपब्लिक, उससे लेके दी गई है। इन दिस कन्वर्सेशन सोक्रेट, अ फेमस फिलोसोफर, टॉक्स विद सेफिलस एंड अदर्स अबाउट द मीनिंग ऑफ जस्टिस, बेसिकली व्हाट इट मीन्स। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी सोक्रेट के बारे में। सोक्रेट जी जो थे ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ही हार्श
क्वेश्चंस पूछते थे अथॉरिटीज से, है ना, कि कोई वो हमेशा हर हर एक कदम पे वो क्वेश्चन करते थे अथॉरिटीज को, तब की सरकार को, जिसकी वजह से उनको डेथ सेंटेंस भी दी गई, क्योंकि वो लोग इतने, क्योंकि सोक्रेट इतने अपफ्रंट थे, वो हमेशा बातों को एकदम सीधा और एकदम बहुत ही सही तरीके से पूछते थे, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड कि दैट विल शेप द सोसाइटी वेरी अच्छे से, मतलब अच्छे से उसको सोसाइटी को शेप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सोक्रेट जो है, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं पहले बता देते हैं। सोक्रेट है, ये पहले है हमारे सोक्रेट, जो कि एक वाइज थिंकर है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हर चीज को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सेफलिस जो है, एक बहुत ओल्डर मैन है, जो जिनको कुछ न कुछ पता है जस्टिस के बारे में। पोलेमार्कस जो है, एक फ्रेंड है सेफलिस के, जो बाद में आते हैं कन्वर्सेशन में। लेट्स स्टार्ट। तो जो मेन क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो है व्हाट इज जस्टिस, एंड वन मोर है व्हाट इज इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बात की गई है, तो हम देखेंगे वो क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेफलिस आइडिया अबाउट जस्टिस। सेफलिस बोलते हैं कि जो जस्टिस का मतलब है कि सच बोलना और अपने डेट्स पे करना, है ना, अपने डेट्स पे करना, अपने कर्ज चुकाना। अगर कोई कुछ लेता है तो उसे वापस भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ सोक्रेट बोलते हैं कि अगर किसी इंसान ने, आपके किसी फ्रेंड ने आपको वेपन दिया और वापस से वो जो इंसान है वो गलत, मतलब ही इज नॉट इन द राइट माइंड, इज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट, तो क्या आप उससे वापस वेपन मांगोगे? क्योंकि अगर आप मांगोगे तो क्या पता वो आपको हार्म पहुंचा दे। तो वो इस बात पे बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि पेइंग डेट्स और सच बोलना ही सही है। हमेशा ये राइट आइडिया नहीं है जस्टिस का कि आपने अगर कुछ दिया किसी को तो आपको वापस लेना ही लेना है। ओके, so we should not blindly follow these rules. Okay, next, at first they think justice is doing good to friends and harm to enemies. फिर पहला तो ये था, मैं पहले ये बता देती हूँ आपको यहाँ पे, I'll write, okay, please note। हाँ, पहला जो है वो ये है टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग योर डेट्स। ओके, दूसरा हमारा ये, अब दूसरा जो डिस्कशन होगा वो इस पे होगा, डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डूइंग गुड टू हार्म, तो सोक्रेट बोलते हैं कि क्या जस्टिस अलाउ करना चाहिए किसी को हार्म करने के लिए? इज दिस व्हाट जस्टिस स्टैंड्स फॉर? सोक्रेट्स कहते हैं कि किसी को भी हार्म करना उसे और बदतर बनाना होता है ना, वो कोई सही करना नहीं होता। अगर आप किसी इंसान को हार्म करोगे तो वो खराब इंसान बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। दे बिकम वर्स एट बीइंग अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनने में भी वो खराब बन जाएंगे। तो इसलिए जो जस्टिस है इस काइंड ऑफ अ ह्यूमन वर्च्यू, जो कि वो कहता है कि वो सही, वो अच्छी क्वालिटी होने का निशानी होती है जस्टिस। जस्टिस किसी को हार्म करने के बारे में नहीं होता। अगर हार्म करने के बारे में होता तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि जस्टिस का मतलब क्या है, राइट? जस्ट लाइक म्यूजिशियन कैनॉट मेक समवन अनम्यूजिकल, जैसे कि कोई म्यूजिशियन अपने किसी भी म्यूजिक को अनम्यूजिकल नहीं बना सकता, उसी तरह एक जो जस्ट पर्सन है, एक सिद्धांतवादी इंसान है, वो किसी भी इंसान को अनजस्ट नहीं बना सकता, जस्ट नहीं बना सकता अनजस्ट करते हुए। अब उसके साथ गलत किया और आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैंने जस्टिस किया, है ना। A just person should not harm anyone because that would mean doing something bad which contradicts being justice, है ना। आपको किसी को हार्म नहीं करना है। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता आप किसी को हार्म करके बोलो कि नहीं हमने जस्टिस किया। This is not what justice stands for. If justice means being good and harming enemies, but harming makes people unjust and worse, can justice really mean harming anyone? तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि जस्टिस किसी को हार्म करना जस्टिस है, तो मतलब ये हुआ ना कि ये तो मतलब उनको और ज्यादा बदतर बना रहा है, उनको सही तो नहीं बना रहा। तो क्या जस्टिस किसी के साथ जस्टिस करना मतलब ये है कि आप उसको हार्म कर दो? तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट राइट, ठीक है, इट शुड नॉट बी राइट, दिस इज रॉन्ग। हाँ, नाउ नेक्स्ट, जैसे उन्होंने एक और तर्क रखा। उन्होंने बोला कि जैसे कोई इंसान है जो कोई पैसा है कहीं पे, उसको उसकी देखभाल कर रहा है, तो क्या मतलब वो उसकी देखभाल करते हुए उसको चुराने लायक भी होगा? तो ये तो गलत हुआ, वो सिर्फ उसको सेफ रख रहा है। दिस इज नॉट व्हाट मीन्स कि अगर वो
वो देखभाल कर पा रहा है तो उसमें इतनी एबिलिटी भी है कि वो चोरी भी कर ले. दैट वुड बी अ रॉन्ग कॉनोटेशन. That's not a right thing. Okay. Next, final agreement. They realize justice can't mean harming others. तो harming किसी को harm करना is not justice. तो paying debts, doing good to friends and harm to enemies is not correct. Okay. Justice is not just about following simple rules like paying debts, harming enemies. It is about something deeper and better. It means not harming others. जस्टिस का मतलब है किसी को हार्म ना करना, किसी को हार्म ना करना, उनके साथ अच्छा करना ताकि उनके साथ भी अच्छा हो. अगर आप किसी के साथ खराब करोगे तो अच्छा वाला इंसान खराब हो जाएगा. तो that would contradict itself. Okay. Socrates use reasons and examples to show how common ideas about justice don't really make sense, and when you think carefully, makes sense when you think carefully, है ना. So this is what he's trying to say. This conversation helps understand justice is about fairness, goodness and not causing harm. Justice का मतलब है fairness, goodness और not harm. harm करना नहीं, fair रहना, उनके साथ अच्छा करना. It also teaches us to question simple और common beliefs. जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चन करो, जो भी चीजें हैं उनको क्वेश्चन करो, बिलीव्स को क्वेश्चन करो, हर चीज को सोचो, देखो कि वो सही है गलत है. पहले पूरा देखो, समझो, सोचो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत. This kind of questioning helps us in real life to deal fairly with others, not just by following rules blindly. So this is what this conversation was. ये जो आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 8 से लेके 15 तक. जस्टिस इज एन अबाउट रिटर्निंग व्हाट यू ओ और हर्टिंग योर एनिमीज. तो जस्टिस इज नॉट अबाउट कि आप किसी को क्या देते तो आपको वापस देना है या किसी को हार्म करना. इट्स नॉट अबाउट दैट. समटाइम्स those ideas don't work in. तो ये रोज अपनी जो रियल जो अपनी निजी जो आपकी जो असली जिंदगी है उसमें नहीं ये काम करता है. A just person doesn't hurt others because hurting people makes them worse. ठीक है. तो जो ये जस्टिस है वो किसी को हर्ट करके सही नहीं कर सकता, वो उसे और ज्यादा हर्ट करेगा, और ज्यादा वर्स बनाएगा. जस्टिस इज अबाउट बीइंग गुड एंड फेयर टू एवरीबॉडी. हर किसी के साथ अच्छे रहो, सबके साथ फेयर रहो. जस्टिस उसी पे स्टैंड करता है. वी शुड थिंक केयरफुली एंड क्वेश्चन व्हाट पीपल से अबाउट जस्टिस बिफोर एक्सेप्टिंग इट. तो हमें अच्छे से समझ के सोच के देखना चाहिए कि जस्टिस के बारे में लोग क्या सोचते हैं और कैसे उनको सोचना चाहिए और फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना चाहिए. और दिस इज द थिंग दैट सोक्रेट्स इज बीन डिस्कसिंग. तो ये वाली जो सब चीजें थी ये थी इस आपके ये जो पैराग्राफ है ना आपका ये वाला इसमें. सो अगर आपको कोई डाउट हो सो डू आस्क मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.